हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र और हरित क्रांति के बारे में। अपन भारत के कृषि के बारे में पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन छोटे छोटे दो टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। एक तो भारत में मुख्य मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, दूसरा भारत की हरित क्रांति पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भारत में कृषि अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहले भारत के जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र, इनके बारे में पढ़ते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो सबसे पहले अपने भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो अपना है वो है भाई नई दिल्ली में, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? नई दिल्ली। उसके बाद में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, कटक। और ये कटक पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा। यहाँ पर अपना चावल अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र की और भारत का गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयंबटूर में, कोयंबटूर। और ये कोयंबटूर पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो भारत का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कोयंबटूर, तमिलनाडु। चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। उसके बाद में अपन बात करते हैं गन्ने से संबंधित राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। अब गन्ने का अनुसंधान केंद्र है कोयंबटूर में और चीनी का अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। लखनऊ जो है ये पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में अपना राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, अपना तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और ये अनुसंधान केंद्र है राजमुंदरी, राजमुंदरी। और ये राजमुंदरी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की और आलू अनुसंधान केंद्र है अपना कुफरी में। और ये कुफरी पड़ता है शिमला में और शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, एचपी, हिमाचल प्रदेश में। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और अपना जूट अनुसंधान केंद्र है भारत का, जूट अनुसंधान केंद्र। और ये है भाई कलकत्ता में, कलकत्ता। और कलकत्ता पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। तो जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल। और अपने भारत में कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र है कॉफ़ी, या जिसको कहा जाता है कहवा, कॉफ़ी या कहवा अनुसंधान केंद्र है कासर सेट। और ये कासर सेट पड़ता है अपने कर्नाटक में, कासर सेट कर्नाटक। तो एक बार फिर से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर? नई दिल्ली। चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयंबटूर, तमिलनाडु। चीनी अनुसंधान केंद्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। जूट अनुसंधान केंद्र कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कासरगोड, कर्नाटक। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट अनुसंधान केंद्रों की, जिसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र आते हैं ये। उसके बाद में अपन बात करेंगे 9वें नंबर पर अपना राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, देहरादून। और देहरादून कहाँ पर? तो ये होगा उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। उसके बाद में
राष्ट्रीय अपने सरसों का अनुसंधान केंद्र है, सरसों अनुसंधान केंद्र। और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये तो अपने राजस्थान में है, सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर। और सेवर भरतपुर पड़ता है कहाँ पर भाई? राजस्थान। यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अपने राजस्थान में मुख्य रूप से दो बड़े अनुसंधान केंद्र हैं। एक है राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र, और ये है तबीजी, तबीजी, और ये तबीजी पड़ता है अजमेर में। और यहाँ पर भी एक छोटा सा केंद्र है जिसको नाम दिया गया है डोमाड़ा, ये डोमाड़ा में है अजमेर में। तो डोमाड़ा अजमेर या तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र। उसके बाद में राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है अपना, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, और ये है चेन्नई में, और चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु, जहाँ पर अपना चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। एक अभी अपने भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेयरी अनुसंधान केंद्र, और डेयरी का अनुसंधान केंद्र है करनाल में, करनाल, और करनाल पड़ता है हरियाणा में, करनाल हरियाणा। एक अपने भारत में भूमि लवणता अनुसंधान केंद्र है, भूमि लवणता अनुसंधान केंद्र, और ये भूमि लवणता अनुसंधान केंद्र है, ये भी करनाल में है, करनाल हरियाणा में, ये भी है करनाल हरियाणा। और एक है काजरी, काजरी जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्टकट में अपन कहेंगे काजरी। और ये काजरी है अपने जोधपुर में, जिसकी स्थापना तो की गई थी, स्थापना प्रॉपर स्थापना तो की गई थी 1956 में, लेकिन इसका विस्तार किया गया था 1959 में। तो इस स्थापना 1956, विस्तार 1959। अब 1956 अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे 1956 को, और अगर 1956 नहीं है तो फिर 1959 में इसकी स्थापना की गई, क्योंकि विस्तार इसका 1959 में किया गया था। और ये अपने जोधपुर में, जोधपुर पड़ता है अपने राजस्थान में। तो अगर फिर से राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर डोमाड़ा नाम के स्थान पर। चमड़ा, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा। भूमि लवणता अनुसंधान केंद्र ये भी करनाल हरियाणा। और शुष्क क्षेत्र यानी कि काजरी, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र यानी कि काजरी अनुसंधान केंद्र हरित क्रांति। तो ये भारत में हरित क्रांति, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि हरित क्रांति किसे कहा जाता है। हरित क्रांति किसे कहा जाता है? तो एकदम सीधा सा सरल सा है कि फसलों में होने वाली अचानक वृद्धि को कहा जाता है हरित क्रांति। दोस्तों फसलों में जो अचानक वृद्धि हुई उसको हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति का प्रारंभ हमारे भारत में, हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 1966 से 1967 में। हरित क्रांति का प्रारंभ कब? तो 1966 से 1967। और हरित क्रांति अगर किसी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भाई ये हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। वैसे मैं आपको बता देता हूं आपको कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका समय तो 1961 से 1966 ही माना जाता है। 1961 से 1966 में ही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में हरित क्रांति का जन्म हो गया था, हरित क्रांति का प्रारंभ हो गया था। तो अगर प्रारंभ एक वर्ष की बात करेंगे तो 1966 से 1967, और अगर किसी एक पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो कौन सी होगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके दौरान सबसे ज्यादा कृषि पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत में अचानक फसलों में वृद्धि हुई, अचानक फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसको कहा जाता है हरित क्रांति। दोस्तों इसमें विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में। हरित क्रांति के
हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नाम था ई नॉर्मन बोरलॉग, ई नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो अपना उत्तर होगा ई नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तो अगर फिर से हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय तो 1961 से 1966। विश्व में हरित क्रांति के जनक ई नॉर्मन बोरलॉग। ये ई नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिका से रिलेटेड। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो है एम एस स्वामीनाथन। वैसे एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम माना जाता है, पूरा नाम है इसका मोनकोम्पु सांबाशिवन स्वामीनाथन। पूरा नाम है मोनकोम्पु सांबाशिवन स्वामीनाथन। और भी हरित क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा लाभान्वित, अब हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक लाभान्वित जो राज्य रहे, सबसे ज्यादा जो लाभान्वित जो राज्य रहे, सबसे ज्यादा लाभान्वित जो राज्य रहे उन राज्यों में है, एक आता है पंजाब। पंजाब को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला। दूसरा हरियाणा को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला। और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो तीन राज्य सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जबकि इससे सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जो फसलें रही, सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जो फसलें रही वो थी भाई गेहूं और चावल। अब हरित क्रांति के दौरान एक प्रश्न यहां पर खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसलें कौन कौन सी? तो अपना उत्तर होगा गेहूं, चावल। गेहूं की जो किस्म अपनाई गई थी उस किस्म का नाम था भाई मेक्सिको। और चावल की जो किस्म अपनाई गई थी उसका नाम था भाई फिलीपींस। तो प्रश्न आता है एग्जाम में कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं की कौन सी किस्म अपनाई गई थी? तो अपना उत्तर होगा मेक्सिको। और चावल की कौन सी किस्म अपनाई गई थी? तो अपना उत्तर होगा फिलीपींस। तो भाई ये थी हरित क्रांति, हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले राज्य, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष। उसके बाद में हरित क्रांति के दौरान जैसे ही फसलों में उत्पादन बढ़ा तो भाई एक्स्ट्रा जो अनाज हुआ वो हमने पशुओं को भी खिलाया, परिणाम स्वरूप पशुओं के दूध में उत्पादन हुआ। इसके साथ साथ में अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादनों में वृद्धि हुई। तो उसके बाद में अन्य जो कई क्षेत्र हैं उनमें जैसे जैसे वृद्धि होती गई वैसे वैसे कई क्रांतियों का जन्म होता गया। उसमें अगली जो अपनी क्रांति है वो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, और ये जो श्वेत क्रांति है ये आप जानते ही होंगे, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। तो दूध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसको कौन सी क्रांति कहते हैं? तो अपना उत्तर होगा श्वेत क्रांति। और इसका प्रारंभ माना जाता है हरित क्रांति के बाद लगभग 1970 में। और इस श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। और इस वर्गीस कुरियन के प्रयासों से हमारे भारत में दूध के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई। इसका मुख्य श्रेय वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। इस टाइम पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन को कहा जाता है भाई ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के दौरान चलाया गया ऑपरेशन कौन सा होगा? ऑपरेशन फ्लड। जनक कौन थे? तो वर्गीस कुरियन। प्रारंभ कब हुआ? तो 1970। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित? तो दूध उत्पादन। अब ऐसा ही हुआ कि जैसे ही हमारे भारत में श्वेत क्रांति का जन्म हुआ, हमारा भारत जो है ये दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया। यानी अपना भारत जो है वो दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया। कौन? भारत है। तो भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश?
तो भारत, और भारत में प्रथम स्थान पर है भाई उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? तो अपना उत्तर होगा भारत। अब भारत में दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा जो स्थान है वो है अपने राजस्थान का। विशेषतः वर्तमान में दूसरे नंबर पर है राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है भाई वर्तमान में जयपुर। तो ये दूध के ऊपर एक नज़र अपनी। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? तो भारत। भारत में प्रथम स्थान पर तो उत्तर प्रदेश, भारत में दूसरे स्थान पर तो राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान तो कौन होगा? जयपुर। उसके बाद में अन्य जो क्रांतियां, कई क्षेत्रों में क्रांतियां आई, वो कौन कौन सी क्रांतियां रही? उसमें भाई पीली जो क्रांति है, पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित रही। तिलहन उत्पादन। नीली जो क्रांति रही, नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित, मत्स्य उत्पादन। लाल जो क्रांति रही, लाल क्रांति ये मांस उत्पादन से संबंधित, मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित। गोल जो क्रांति रही, गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित। किसका उत्पादन? आलू उत्पादन। रजत जो क्रांति रही, रजत क्रांति, और ये रजत क्रांति संबंधित है भाई अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन और अंडा उत्पादन। और भाई जो कृष्ण क्रांति रही, कृष्ण क्रांति ये रही पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये खैर कृषि से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पेट्रोल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई, ये पेट्रोलियम के उत्पादन में जो वृद्धि रही, ये कहलाई कृष्ण क्रांति है। अमृत क्रांति, और ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित रही। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित रही अमृत क्रांति। तो एक बार फिर से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। उसके साथ में भूरी जो क्रांति रही, भूरी क्रांति, एक क्रांति और अपन ले लेते हैं, भूरी क्रांति। और भूरी जो क्रांति रही वो संबंधित अभी भूरी क्रांति जो है ये संबंधित है अपने खाद्यान्न उत्पादन से। और सुनहरी जो अपनी क्रांति रही, सुनहरी क्रांति, और ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। और बादामी जो क्रांति रही, सॉरी गुलाबी जो क्रांति रही, गुलाबी क्रांति, और ये संबंधित है भाई झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। तो ये थी अपनी मुख्य मुख्य क्रांतियां, जिसमें भूरी क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन और गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में अपने भारत में कुछ नई कृषि की जो विधियां हैं वो प्रचलन में आई, जिसमें अपन बात कर लेते हैं एक सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, और ये संबंधित है रेशम उत्पादन से, रेशम उत्पादन। एक फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर जो है, फ्लोरिकल्चर ये संबंधित है फूल उत्पादन से। एक अभी अपने एपीकल्चर, और ये एपीकल्चर जो है ये संबंधित है मधुमक्खी पालन से संबंधित है।
एपीकल्चर, एक है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये बागवानी उत्पादन से संबंधित, जिसको अपन कह सकते हैं फल उत्पादन से संबंधित रही। एक रही विटीकल्चर, और ये रही भाई अंगूर उत्पादन से संबंधित। एक अपने भाई पीसी कल्चर, और पीसी जो कल्चर है ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो ये थी मुख्य मुख्य कृषि की विधियां, जिसमें सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, फूल उत्पादन, एपीकल्चर, मधुमक्खी उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन, और पीसी कल्चर, मत्स्य उत्पादन। अब इसके बाद अपन बात करेंगे भाई कुछ भारत में कुछ कृषि की विधियां प्रचलित हैं, जो परंपरागत विधियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपने भारत में प्रसिद्ध हैं। और परंपरागत तरीके से जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जो है वो ज़्यादातर आदिवासियों लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है। तो एक बार एक नज़र हम स्थानांतरित कृषि पर भी डाल लेते हैं कि स्थानांतरित जो कृषि है ये भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, और स्थानांतरित कृषि को भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में क्या नाम दिया गया है। तो इस स्थानांतरित कृषि के 2-3 नाम हैं। इसी स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि, या इसी को कहा जाता है सलेश एंड बर्न कृषि, या इसी को कहा जाता है काटो और जलाओ कृषि, काटो और जलाओ कृषि। इसको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको अपने भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको कहा जाता है झूमिंग। उत्तरी पूर्वी राज्य में इसको कहते हैं झूमिंग। मध्य भारत में इसको कहा जाता है, मध्य भारत में इसको कहा जाता है दीपा या दहिया। आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं पोडू या पोंडू। उड़ीसा में इसको कहते हैं पामा डाबी। राजस्थान में इसको कहते हैं वालरे या वालरा। और पश्चिमी घाट में इसको कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसको कहा जाता है कुमारी। और हिमालय में इसको कहते हैं, हिमालय में इसको कहा जाता है खिल। तो स्थानांतरित कृषि के कौन कौन से नाम होंगे? प्रचलित जो नाम है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कहते हैं कर्तन दहन कृषि, इसी को कहते हैं स्लेश एंड बर्न कृषि, और इसी को कहा जाता है काटो और जलाओ कृषि। इसी कृषि को उत्तरी पूर्वी राज्यों में कहा जाता है झूमिंग कृषि, मध्य भारत में कहते हैं दीपा दहिया, आंध्र प्रदेश में कहते हैं पोडू, उड़ीसा में कहते हैं पामाडाबी, राजस्थान में कहते हैं वालरा, पश्चिमी घाट में कहते हैं कुमारी, हिमालय में कहते हैं खिल। ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको विश्व में भी कई नाम से जानते हैं। विश्व में अगर इसके नामों के ऊपर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में इसको कहा जाता है, नाम दिया गया मिल्पा। अमेरिका में इसको कहते हैं मिल्पा। जबकि ब्राजील में इसको कहते हैं रोका या रोको। वियतनाम में इसको कहते हैं, वियतनाम में इसको कहा जाता है रे। इंडोनेशिया में इसको कहते हैं इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है लदांग। और भाई श्रीलंका में इसको कहा जाता है, श्रीलंका में इसको कहा जाता है चेना। और म्यांमार में इसको कहा जाता है, म्यांमार में इसको कहते हैं टांग्या। क्या कहेंगे भाई? टांग्या। तो अगर फिर से स्थानांतरित कृषि को अमेरिका में क्या कहते हैं तो मिल्पा, ब्राजील में कहते हैं रोका, वियतनाम में कहते हैं रे, इंडोनेशिया में कहते हैं लादांग, और श्रीलंका में कहते हैं चेना, म्यांमार में कहते हैं टांग्या। तो दोस्तों ये थी अपनी स्थानांतरित कृषि और स्थानांतरित कृषि के प्रचलित नाम। और इसी के साथ में भी अपने भारत की कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र और इससे संबंधित हरित क्रांति और कृषि की विधियां जो हैं
ये सभी कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।